हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिए, मेंडल ने क्या दिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिए, बहुत सारे हाइब्रिड्स बना के देखे इन्होंने। और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करे किसके ऊपर, इन्होंने एक प्लांट चूज किया जिसके ऊपर ये सभी एक्सपेरिमेंट किए, और वो प्लांट कौन सा था, गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट के ऊपर इन्होंने स्टडी की। पी प्लांट आपको पता है मटर का जो पौधा होता है उसको बोलते हैं गार्डन पी प्लांट, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की। और वो जो स्टडी की इन्होंने वो 7 ईयर्स तक, मतलब 7 साल तक इन्होंने कंटिन्यू इसी प्लांट के ऊपर, गार्डन पी प्लांट के ऊपर ही स्टडी की कि कैसे इसमें चेंजेस आते हैं। क्लियर। एंड फाइनली ही गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फाइनली फिर इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्यों इन्होंने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया और क्या क्या इनकी मेथोडोलॉजी रही, मतलब वर्किंग मेथड इनका क्या रहा, इसको स्टडी करेंगे। तो इन्होंने गार्डन पी प्लांट को स्टडी किया था सबसे पहले, किसके ऊपर स्टडी किए थे स्टूडेंट्स, इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर। और कितने टाइम तक स्टडी की थी, 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स तक इन्होंने कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट किए। सेकेंड पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। अब इन्होंने सिलेक्ट किया पी प्लांट को, मतलब क्या इनका रीजन रहा कि इन्होंने पी प्लांट को लिया। क्लियर। तो इसमें डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग करेक्टर, इसमें जो करेक्टर्स थे, मतलब पी प्लांट में इनको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली कि कुछ का कलर चेंज है, कुछ की शेप चेंज है, किसी के सीड कलर चेंज है, सीड शेप चेंज है, फ्लावर्स की पोजीशन चेंज है। तो बहुत सारे करेक्टर्स इनको इसी प्लांट में देखने को मिले। उसको हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, कंट्रास्टिंग, अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट पी प्लांट टॉल है तो दूसरा कैसा था, स्मॉल था। एक प्लांट का, एक सीड का कलर येलो है तो दूसरे का कैसा था, ग्रीन था। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, अपोजिट ट्रेट आ गया ना, मतलब टॉल स्मॉल, कलर चेंज आ गया, अपोजिट कलर आ गया। तो ये जो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं अपोजिट ट्रेट्स को क्या भी बोलते हैं, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। क्या भी बोलते हैं, कंट्रास्टिंग करेक्टर। So they show in this the variety में क्या प्रेजेंट है, distinct contrasting character। बहुत सारे करेक्टर थे पी प्लांट की वैरायटी में। सेकंड अगर जो हम बात करें इसके पॉइंट्स की, इसका जो लाइफ स्पेन है ना पी प्लांट का, वो शॉर्ट टाइम का होता है। क्लियर। अब अगर जो अब किसी प्लांट का होता है बहुत टाइम का होता है, 2-3 साल एक ही प्लांट की नई जनरेशन को आने में लग जाते हैं, तो क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन था वो बहुत शॉर्ट था, जिससे जल्दी जल्दी क्या करा, मेंटली नई जनरेशन को ऑब्जर्व किया। क्लियर। कि कैसे पी प्लांट से न्यू जनरेशन मिली है, उसके बाद उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसमें क्रॉस कराया, फिर क्या हुआ, नई जनरेशन को ऑब्जर्व किया। तो इसका बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन था, जिससे ज़्यादा टाइम इसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने में नहीं लगा। क्लियर। शॉर्ट लाइफ स्पैन था। थर्ड क्या आता है, ये अपने आप सेल्फ पोलिनेशन गुड था इनका, मतलब ये खुद सेल्फ पोलिनेट कर लेते अपने आप को। फॉर एग्जांपल जो टॉल प्लांट है उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो गया, तो जितने भी प्लांट बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। सेल्फ पोलिनेशन था इनमें। अब सेल्फ पोलिनेशन था ही, लेकिन ये भी इजी था साइंटिस्ट के लिए क्रॉस पोलिनेशन करवाना। क्लियर। अब कुछ फ्लावर्स में होता है कि बहुत टफ रह जाता है कि अपने आप पोलन ग्रेन्स फिर भी अटैच हो जाते हैं, लेकिन इसके केस में क्रॉस पोलिनेशन कराना जो है बहुत इजी रहा। इजी टू क्रॉस पोलिनेट। ये स्टूडेंट्स, तो ये था रीजन कि पी प्लांट को किस लिए सिलेक्ट किया। अब इसमें आ जाता है वर्किंग मेथड। जब इन्होंने गार्डन पी प्लांट को स्टडी किया तो क्या क्या वर्किंग मेथड लिया, ही स्टडीड वन कैरेक्टर एट वन टाइम।
जो पी प्लांट है इसमें 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर है। टोटल कर दे तो 14 हो गए, लेकिन एक करेक्टर का अपोजिट देखे और पेयर बना दे तो क्या हो गया, 7 हो गया ना। तो स्टूडेंट्स इसने एक करेक्टर को एक बार में स्टडी किया। फॉर एग्जांपल हाइट को सबसे पहले इसने क्या स्टडी किया, हाइट की। कुछ प्लांट टॉल है पी प्लांट और कुछ कैसी है, शॉर्ट है। तो उस करेक्टर को इसने स्टडी किया। वैसे ही क्या किया, जब उसको प्रूव कर दिया उसके बाद क्या किया, दूसरे करेक्टर को, उसकी शेप को स्टडी किया। तो इसने एक टाइम पे एक ही करेक्टर को स्टडी किया। क्लियर। तो ये आ जाता है ही स्टडीड वन करेक्टर एट वन टाइम। अगर जो हम इसके वर्किंग मेथड्स की बात करें, ही स्टडीड वन करेक्टर एट वन टाइम। सेकंड अगर जो हम बात करें, वन करेक्टर्स ने स्टडी किया वन टाइम पे। सेकंड आ जाता है ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसमें क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले जेनेटिक्स में जो है मैथ का यूज़ हुआ था। बायोलॉजी में मैथ का यूज़ नहीं होता, लेकिन मैथ का जो यूज़ होना था बायोलॉजी में वो कहाँ हुआ, जेनेटिक्स में। क्लियर। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ था कि मैथमेटिकल्स मेथड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो यूज़ की गई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसने वर्किंग मेथड को ही चेंज कर दिया। इसने इस पर क्या अप्लाई करा, मैथ को अप्लाई किया। मैथमेटिक्स जो है थोड़ी बहुत जो यूज़ होती है ना आपकी बायोलॉजी में, वो आपकी कहाँ यूज़ होती है, जेनेटिक्स में। ये स्टूडेंट, तो मेंडल ने जो है इसको प्रूव करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉगरिथम जो है वो भी इसमें यूज़ किया। साथ के साथ स्टूडेंट्स इसने क्या किया, ही यूज्ड ऑल द वर्किंग मेथड अब आपको पता चलिए मेंडल ने क्या किया था। सबसे पहले आपको पता चल गया इसने क्या किया, गार्डन पी प्लांट को लिया, 7 इयर्स तक उस पर स्टडी की। ठीक है। फिर सिलेक्शन क्यों किया, पी प्लांट का लाइफ स्पैन शॉर्ट था, सेल्फ पोलिनेशन बहुत अच्छी थी, उसमें क्रॉस पोलिनेशन कर सकते थे, इजी था क्रॉस पोलिनेट करना, उसमें बहुत सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर भी अवेलेबल थे। क्लियर। और वर्किंग मेथड में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसने यूज़ की। मैथ को फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स में जो यूज़ किया बायोलॉजी में, वो जेनेटिक यहाँ यूज़ किया गया था जेनेटिक्स में। क्लियर। तो इसने मतलब उस टाइम पे जितनी भी टेक्निक्स अवेलेबल थी, टूल्स अवेलेबल थे, सारे के सारे जो है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो है सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को वो क्या यूज़ किया, मैथ का यूज़ किया। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगी उसको, मैथ जितना भी इसको पता था, जितने भी उस टाइम पे टेक्निक्स अवेलेबल थी, तो सारी टेक्निक्स जो है जेनेटिक्स को सॉल्व करने में इसको यूज़ की गई। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपको पता है पॉलिनेशन को अगर हम अवॉइड करें तो उसने क्या किया, ही यूज्ड ऑल द क्रॉस पॉलिनेशन अवॉइड टेक्निक्स। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे, जैसे अब अगर जो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया हमें उसको अवॉइड करना है तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए भी उसने सारे के सारे मेथड्स टेक्निक्स जो है यूज़ की। क्लियर स्टूडेंट। अब आ जाता है हमारा, इसको डिस्कस करते टाइम में आपको एक थिंग्स बता रही हूँ जो आपको थोड़ा सा पहले बताना था। वो था स्टूडेंट्स, एक इंडिया में भी ना, जैसे मैंने मेंडल है अब वो 2 अलग अलग वैरायटी को लेकर नया हाइब्रिड बना रहा है। क्लियर। वैसे ही जैसे हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, इसकी एबिलिटी क्या है, डिसीज फ्री है, ये इस पर कोई बीमारी नहीं लगती, कोई डिसीज नहीं लगती। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरा प्लांट क्या है, इसकी लाइफ स्पैन बड़ा है, इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ स्पैन। अब इस दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को पोलिनेशन करा दी, इन दोनों की क्रॉस पोलिनेशन करा दी। अब जो न्यू प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा, एक तो क्या होगा, डिसीज फ्री होगा, और दूसरा क्या होगा, सपोज करो इसमें फ्लावर्स भी अच्छे आते थे, फ्लावर्स भी गुड क्वालिटी के आते थे। अब जितने भी करेक्टर्स है, डिजायर्ड है ना, ये भी अच्छा करेक्टर है, ये भी। अब हमें जो अपना प्लांट चाहिए है नया, उसमें क्या क्या चाहिए, हमें डिजायर्ड अच्छे करेक्टर चाहिए,
कि वो डिसीज फ्री भी हो, सेकंड उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा हो, और थर्डली जो उसके फ्लावर्स आए वो अच्छी क्वालिटी के आए। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं एनिमल्स के केस में, ब्रीडिंग। ये तो हमने क्या कर दिया, हाइब्रिड्स बन गए, ये हाइब्रिड बन गया ना। एनिमल्स के केस में क्या बोलते हैं, इसको ब्रीडिंग भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है ब्रीडिंग जो मेथड है ये पंजाब, इंडिया में कहाँ यूज़ किया गया था, पंजाब में। क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिशन के लिए भी है, इंडिया में ये पंजाब में यूज़ किया गया था। और ब्रीडिंग से कौन सी काऊ बनाई थी, साहिवाल काऊ, साहिवाल काऊ। मतलब हमने क्या है, अब अगर जो हम किसी ये जो मिल्क देते हैं एनिमल्स उनकी बात करें तो हम क्या चाहेंगे, उसमें वो ज़्यादा क्वालिटी में मिल्क दो और वो बेस्ट मिल्क हो, उसमें जो मिल्क प्रोटीन है, कीजीन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में। क्लियर। सिमिलरली अगर जो हम बात करें कि वो जो एनिमल है उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा हो, कोई डिसीज़ भी उसको ना लगे, हीट है, अगर जो टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाए एटमॉस्फेयर में तो अपने आप को अडेप्ट कर सके, तो वो सारी क्वालिटी के लिए हमने कौन सी काऊ बनाई थी, साहिवाल काऊ। इन्होंने दो अलग अलग काऊ ली, ठीक है, दो अलग अलग ली इन्होंने, और उन दोनों में क्या किया कि ये जो थी इसमें क्या था, इस काऊ को तो क्या था, ये ज़्यादा मिल्क देती थी, एक काऊ है वो बहुत ज़्यादा मिल्क दे रही है, और दूसरी जो है ये क्या है, ये हीट को टॉलरेट कर लेती है, बहुत ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर लेती है, और इसको कोई डिसीज़ भी नहीं होती। क्लियर। एक काऊ तो क्या है बहुत ज़्यादा मिल्क दे रही है, और दूसरी काऊ क्या है वो हीट को भी टॉलरेट कर लेती है, और कोई भी इसको डिसीज़ नहीं होती। अब ये अच्छे कैरेक्टर है, अब हम ये सारे कैरेक्टर एक ही काऊ में चाहेंगे कि एक ही काऊ में मिल जाए हमें, तो इनकी ब्रीडिंग से, इन दोनों के जो ब्रीडिंग से, फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जो काऊ बनी थी वो थी साहिवाल काऊ। ये इंडिया में फर्स्ट काऊ थी जो ब्रीडिंग से बनी थी, और पंजाब के अंदर स्टूडेंट से बनी थी। क्लियर। पंजाब के अंदर थी ये साहिवाल काऊ। इसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी आ गई, सारी एबिलिटी आ गई इसके अंदर, कि ये मिल्क भी ज़्यादा दे रही थी, हाई यील्ड। क्लियर। मिल्क भी ज़्यादा दे रही थी, थर्ड हीट को भी टॉलरेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा हीट को भी बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रही थी, और इसको कोई डिसीज़ भी नहीं हो रही थी, लंबे टाइम तक डिसीज़ भी नहीं थी इसको। लेकिन रीज़न काफ़ी टाइम तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसकी डेथ हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये साहिवाल काऊ है जो पंजाब में बनाई थी ब्रीडिंग के थ्रू, इंडिया में फर्स्ट काऊ थी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस होते हैं जो आ जाते हैं एग्जाम में। अब स्टूडेंट्स मेंडल लॉ हम कर रहे थे, मेंडल लॉ के अगर हम बारे में बात करें कि कौन कौन से, मेंडल ने क्या किया, 7 कैरेक्टर सबसे पहले स्टडी किए। क्लियर। इसने देखा कि पी प्लांट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, तो इसने जितने भी डिफरेंस आया वो सारे डिफरेंसेस को ले लिया। क्लियर। फर्स्टली इसने क्या किया, जो सीड थे ना, सीड शेप, जो मटर के दाने होते हैं ना अंदर से, वो होते सीड, उनकी शेप किसी की तो कैसी थी, राउंड थी, और दूसरा कैरेक्टर क्या था, रिंकल्ड, किसी की शेप कैसी थी, रिंकल्ड थी। वैसे एक सीड कलर, कुछ सीड का कलर कैसा था, ग्रीन था, ग्रीन तो होते हैं, कुछ का कैसा था, येलो था। क्लियर। वैसे ही अगर जो हम बात करें, ये तो सीड शेप आ गई, सीड कलर आ गया। फ्लावर्स की पोजीशन, कुछ फ्लावर्स की पोजीशन कैसे थे, एक्सिल थे, एक्सिस पे थे, और कुछ कैसे थे, टर्मिनल पे थे। कुछ प्लांट्स की जो हाइट थी, कुछ तो प्लांट कैसे थे, टॉल थे, और कुछ कैसे थे, स्मॉल थे। यहाँ स्टूडेंट्स जो स्मॉल में जेनेटिक्स में, स्मॉल वर्ड को जेनेटिक्स में क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब कम हाइट वाले, बोने, ड्वार्फ थे। ठीक है। तो ड्वार्फ प्लांट थे, इसको हम आगे से मैं यूज करूंगी, ड्वार्फ वर्ड यूज करूंगी स्टूडेंट्स। तो स्मॉल को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ भी बोलते हैं। क्लियर। तो प्लांट की हाइट कुछ की टॉल थी, कुछ की ड्वार्फ थी।
सिमिलरली अब ये तो क्या हो गया सीड कलर। अब जो मटर के ऊपर का जो उसका छिलका होता है, ठीक है, वो ऐसे जो फली जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, पोड बोलते हैं उसको, पीओडी, पोड कलर। कुछ पोड कलर कैसा था, ग्रीन था, और कुछ पोड कलर कैसा था, येलो था। अब पोड शेप, उनकी शेप आपने देखा होगा, कुछ तो बिल्कुल ऐसी रहती है, कुछ बिल्कुल ऐसे दबी हुई सी होती है, क्लियर। जो ऐसे प्रॉपर रहती है उसको बोलते हैं इनफ्लेटेड। तो पोड की शेप कुछ की कैसी थी, इनफ्लेटेड थी, और कुछ की कैसी थी, कंस्ट्रिक्टेड थी, दबी हुई थी। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ क्या आता है, जो पी प्लांट थे ना उनका कलर्स की अगर जो हम बात करें, थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देती हूँ, फ्लावर कलर, जब मटर जो बन रहा था तो उसका जो कलर था ना, फ्लावर्स का जो कलर था, किसी का कैसा था, पर्पल था, क्लियर। किसी का तो क्या था, पर्पल था, और किसी का क्या था, वाइट था। कुछ का कलर कैसा आ रहा था, पर्पल आ रहा था, और कुछ का कलर कैसा आ रहा था, वाइट आ रहा था। तो स्टूडेंट्स ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर मेंडल ने स्टडी की 7 इयर्स तक। फर्स्ट इसने क्या देखा, और इसने क्या किया, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को लिया, क्लियर। फॉर एग्जांपल इसने सबसे पहले क्या लिया, प्लांट हाइट को लिया, ठीक है। प्लांट हाइट है, एक ही कैरेक्टर है ना प्लांट्स के अंदर। कुछ प्लांट्स कैसे थे जो टॉल थे हाइट में, कुछ प्लांट कैसे थे जो स्मॉल थे, ड्वार्फ थे हाइट में। तो इसने इसको स्टडी किया कि क्या है, क्यों वेरिएशन आ रहा है, कि कुछ तो बड़े होते जा रहे हैं और उनसे जितनी भी नई जनरेशन है वो सारी कैसी है, टॉल है। सेकंड कुछ है स्मॉल है, मतलब उनसे जितनी भी जनरेशन है वो सारी कैसी आ रही है, स्मॉल आ रही है। तो इसने क्या किया, इन दोनों वैरायटी के प्लांट्स को लिया, टॉल को भी लिया, स्मॉल को भी लिया, और इन दोनों के बीच में क्या कराया, क्रॉसिंग कराई, क्रॉस पोलिनेशन कराया, क्लियर। क्रॉस पोलिनेशन कराने के बाद मतलब इसके पोलन ग्रेन इस पे ट्रांसफर कर दिए। फिर क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन होने के बाद जो नया हाइब्रिड बनेगा उसमें क्या बनाया, उसमें सेल्फिंग कराई, उसमें खुद की सेल्फ पोलिनेशन करा दी, क्लियर। फिर क्या हुआ, फिर आगे जनरेशन्स को नोटिस किया। तो ये जो होता है, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को जो मेंडल ने स्टडी किया था और अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव भी किया, और यहाँ इसने मैथमेटिक्स का भी यूज़ किया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इसने यहाँ यूज़ की थी। हाउ ही प्रूव देयर एक्सपेरिमेंट, क्लियर, कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर सकता था। तो प्लांट हाइट ली इसने सबसे पहले टॉल और स्मॉल प्लांट्स में लिया। तो ये जो क्रॉस है स्टूडेंट्स, जब वन कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पता चल गया आपको कलर, शेप, इनफ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, ये जो इसने सभी चीज़ों को डिस्कस किया था कि कैसे कलर आ सकते हैं, शेप आ सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स क्या होता है, जो मेंडल ने क्या किया, इसने सबसे पहले वो प्लांट लिए जो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, किसके ऊपर मेंडल ने स्टडी की थी, मेंडल स्टडी ऑन ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। इसने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स पर स्टडी की थी। पी लाइन्स पी प्लांट को ही बोल रहे हैं। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होती है, क्लियर। जो इतने टाइम तक सेल्फ पोलिनेशन कर रहे हैं, मतलब उनसे जितनी भी जनरेशन आ रही है वो सारी कैसे है, जैसे कुछ प्लांट है टॉल है और कुछ कैसे थे, ड्वार्फ थे। अब इनमें क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन हो रही है, सेल्फ पोलिनेशन हो रही है दोनों में। अब ये भी, इससे जितने भी प्लांट बनेंगे टॉल बनेंगे,
आगे आने वाली कई जनरेशन तक जितने भी प्लांट्स बने इसमें कैसे बने, टोल बने। अब इसमें क्या हुआ, ड्वार्फ में जितने भी नई आगे आने वाली जनरेशन तक सेल्फ पोलिनेशन हो रही थी, तो आने वाली जनरेशन तक जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ड्वार्फ बनेंगे। तो मतलब क्या आ रहा है कि स्टेबल है ना, वही कैरेक्टर स्टेबली ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और वही क्या हो रहा है आगे पोलिनेशन, वही पोलिनेशन होने के थ्रू क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन होने के थ्रू क्या हो रहा है, वही कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं जब काफी जनरेशन तक एक ही रिजल्ट मिलता जा रहा है, मतलब स्टेबल रिजल्ट मेंटेन है लॉन्ग जनरेशन तक, तो उसको बोल देते हैं ट्यूब ब्रीडिंग पी लाइन्स। क्या बोलते हैं, ट्यूब ब्रीडिंग पी लाइन्स। ये स्टूडेंट्स, तो मेंडल ने ना ये देखा कि इन प्लांट्स में ना काफी टाइम तक सेल्फ पोलिनेशन होने पे वही रिजल्ट आता जा रहा है, जो टोल थे वो टोल ही हो रहे हैं, जो ड्वार्फ थे वो ड्वार्फ ही हो रहे हैं। तो इन्होंने फिर उनके ऊपर स्टडी की, इन्होंने क्या सोचा मेंडल ने कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन कराया जाए। क्लियर। अब आपको पता है सेल्फ पोलिनेशन को रोकना पड़ेगा क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए, तो हाउ वी डिले द सेल्फ पोलिनेशन, कैसे डिले कर सकते थे सेल्फ पोलिनेशन को, बाय टू प्रोसेसेस, वन इज इमैस्कुलेशन, सेकंड क्या था, पोलिनेशन। इमैस्कुलेशन आपको पता है रिमूवल ऑफ एंथर, बाय कटिंग। पोलिनेशन आपको पता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जिसने क्या किया, दो प्लांट्स लिए, क्लियर, दो प्लांट्स थे। अब इस प्लांट पे तो क्या होगा, इसका स्टिग्मा है, इसी का क्या है, एंथर है। इस एंथर से पोलन ग्रेन से स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर। तो इसने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, कटिंग करके इस प्लांट के एंथर को रिमूव कर दिया कि इससे पोलन ग्रेन जो है इसकी स्टिग्मा पे ट्रांसफर ना हो, क्योंकि हम सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड कर रहे हैं ना। तो इसने जितने भी टेक्निक्स थी सारी अप्लाई कर दी टू अवॉइड द सेल्फ पोलिनेशन और टू प्रोसीड द क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर। क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए और सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया इसने, ये जो पार्ट था एंथर जो था यहाँ प्लांट में, उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया बाय कटिंग और बाय एनी मैकेनिकल वर्क करके। क्या किया इसने, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। क्लियर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। क्या बोल रहे हैं इसको, इमैस्कुलेशन। फिर क्या किया, ये जो प्लांट था, इस प्लांट से पोलन ग्रेन्स आए, ये तो कैसा था, टोल था, ये कैसा था, ड्वार्फ था। फिर इससे पोलन ग्रेन्स आए और इसके पोलन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफर कर दिए, इस प्लांट के स्टिग्मा पर। क्लियर। अब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। सेम वैरायटी तो सेम है, दोनों ही पी प्लांट है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, एक ही कैरेक्टर में डिफरेंस है, सिर्फ इनकी हाइट में। इन प्लांट्स के बाकी कैरेक्टर सारे सेम है, ये भी सारे सेम है, मतलब कलर भी सेम है, सीड की शेप भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ था इन दोनों में कि इनकी हाइट चेंज थी, इसकी बड़ी थी, इसकी छोटी हाइट थी। तो इसके पोलन ग्रेन जिस पर ट्रांसफर कर दी। क्लियर। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट फ्लावर टू अनदर फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो इसने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड किया ताकि क्रॉस पोलिनेशन हो सके। और स्टूडेंट्स, इसमें बहुत इजी था ये करना। क्लियर। हमने पहले ही पढ़ा है कि क्यों मेंडल ने सिलेक्ट किया था गार्डन पी प्लांट। द रीजन बिहाइंड दिस कि दिस इज द इजी टू क्रॉस पोलिनेट दैट पी प्लांट। बहुत इजी था क्रॉस पोलिनेशन करना पी प्लांट में। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगर जो हम डिस्कस करें आगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया। आई होप यू फील वेल ड्यूरिंग स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ रहे थे। मोनोहाइब्रिड पता है आपको, वन कैरेक्टर को ही स्टडी कर रहा है, एक हाइब्रिड बनना। अब कुछ टर्म्स हो रहे स्टूडेंट जो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। एक वर्ड होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेस। क्लियर। आपको पता है
डोमिनेंट क्या होता है? जो अपने आप को शो करता है, अपने आप को हाईलाइट करता है और दूसरे को छुपा देता है। मतलब दो पर्सन है, एक अपने आप को ज़्यादा दिखा रहा है, हम क्या बोलते हैं, ही इज़ द डोमिनेंट पर्सन, अपने आप को ही शो करता है, क्लियर। और दूसरा रिसेसिव, दब के रहता है, ज़्यादा बोलता ही नहीं है, शो ही नहीं करता अपने आप को, क्लियर। तो वो हो जाता है रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव। अगर जो हम जीन्स है, जीन्स को ना हम अल्फ़ाबेटिकल शो करते हैं। कैसे शो करेंगे हम? अल्फ़ाबेटिकल। फॉर एग्जांपल अगर जो हाइट की बात करेंगे तो हम इसको कैसे शो करेंगे? कैपिटल टी से। जीन्स पेयर में होते हैं, आपको पता है, तो पेयर में होंगे। हाइट की बात करें ना, टोलनेस की, ड्वार्फनेस की, तो हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल टी से, क्लियर। वैसे ही अब जो छोटे प्लांट हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल टी से। अगर जो मैं ये कहती कि टोल है तो टी कर दो, ड्वार्फ है तो डी कर दो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना। वैसे ही फिर कलर सीड शेप के हमने देखना पड़ेगा, कलर्स को देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसको ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए मेंडल ने इतने अच्छे से इसको मैनेजमेंट किया है कि इसको जो डोमिनेंट है उसको तो कैसे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल लेटर से, क्लियर स्टूडेंट। तो इधर हमने दो प्लांट लिए, एक प्लांट लिया, एक प्लांट लिए, क्लियर। तो इनको हम बोलते हैं पी जनरेशन। पी मतलब पेरेंट जनरेशन। क्या बोल रहे हैं इसको? पी मतलब पेरेंट जनरेशन बोल रहे हैं। और दो प्लांट लिए। अब क्या था, हम यहाँ डोमिनेंट की बात कर रहे थे। डोमिनेंट क्या होता है? जो अपने आप को शो करता है, और रिसेसिव जो अपने आप को दबा के रखता है, क्लियर। अब डोमिनेंट क्या है यहाँ? कैपिटल टी, ये क्या है? डोमिनेंट। रिसेसिव क्या है? स्मॉल टी, ये क्या है? रिसेसिव है, क्लियर। अगर जो इनके दोनों से ये, अगर जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ क्या होगा? कैपिटल टी है ना, तो प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो करेगा। मतलब टी हो गया, टी क्या है? डोमिनेंट है, तो ये इसको तो दबा देगा। मतलब ड्वार्फ अपने प्लांट को हाइट ही बनाएगा, मतलब उसकी टोल हाइट ही होगी, प्लांट की ड्वार्फ हाइट नहीं होगी। तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है, तो डोमिनेंट होने की वजह से वो अपना ही नेचर को शो करेगा, जबकि रिसेसिव वाले को, जो दब के रहने वाला, उसको और ही दबा देगा, रिसेसिव कर देगा उसके कैरेक्टर को, क्लियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पेरेंट जनरेशन की बात कर रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको पता है ये तो क्या है? जर्म सेल्स। अब इनसे जो गैमेट्स बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल टी आएगा। इससे जो गैमेट्स बनेगा वो क्या होगा? पेरेंट से स्मॉल टी। एक एक ही गैमेट बनेगा ना, आएगा इधर। तो इनके फ्यूजन से इनके बीच में क्या कराया? क्रॉस पोलिनेशन। पढ़ा था इमेस्कुलेशन से पोलिनेशन से हो जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बनेगा? पता है कैपिटल टी क्या बता रहा है? प्लांट की टोल हाइट है। स्मॉल टी क्या बता रहा है? प्लांट की ड्वार्फ हाइट है। तो इससे जो कॉम्बिनेशन बना दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कॉम्बिनेशन बना। अब ये देखो, अब इधर कैपिटल टी है और ये जो कॉम्बिनेशन जिसमें आया उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन, दैट इज F1। तो इसमें कैपिटल टी ज़्यादा आ रहा है ना, तो कैपिटल टी आ रहा है, तो कैपिटल टी का मतलब जो प्लांट्स होंगे फर्स्ट जनरेशन में वो सारे कैसे होंगे? टोल होंगे। कैसे होंगे? टोल होंगे। जहाँ कॉम्बिनेशन ये आ गया, ये आ गया या ये आ गया, वहाँ डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा, मतलब प्लांट सारे कैसे होंगे? टोल होंगे। जहाँ नेचर ये वाला आएगा ना, ये कॉम्बिनेशन आएगा, वही रिसेसिव होगा। अदरवाइज सभी केस में क्या होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ये F1 जनरेशन में आ गया। अब इनके बीच में क्या करा दी? सेल्फ पोलिनेशन। क्या करा दी? सेल्फ पोलिनेशन करा दी, क्लियर। अब सेल्फ पोलिनेशन के बाद क्या बनेंगे? जो कॉम्बिनेशन के बाद जो नेचर आएगा ना, कि क्या F2 जनरेशन में क्या मेथड रहा, तो F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट? 3:4 तो क्या हुए? टोल प्लांट, और 1:4 क्या हुआ? ड्वार्फ प्लांट। अब ये रेशो को समझने के लिए क्या किया मेंडल ने? एक डायग्राम ड्रॉ किया, कि एक डायग्राम है जिससे आप इसकी रिप्रेजेंटेशन को, कि कैसे जीनोटाइप है, कैसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसको प्रॉपर मेंटेन किया गया। और वो जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वो किसके थ्रू समझ सकते हैं? पुनेट स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। डायग्राम है जिसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर,
It is the graphical representation to show the genotypic character and phenotypic character of plant. क्लियर? ये जो हम प्लांट्स के पूरा नेचर है ना कि कितने कॉम्बिनेशंस बने, ये कॉम्बिनेशंस को हम कैसे समझ सकते हैं? एक डायग्राम की हेल्प से, जिसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर इसको हम बोलते हैं। अब हम F2 जनरेशन तक पढ़ रहे थे ना, अब उसमें क्या बनेगा? क्रॉस बनेगी। क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे। कैसे होगा स्टूडेंट्स? अब इसको तो क्या कर देंगे, इस कॉलम में इधर कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो स्क्वायर शेप में डायग्राम होता है ना, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? पुनेट स्क्वायर डायग्राम। पुनेट स्क्वायर डायग्राम तो ये क्या? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, टू शो द फिनोटाइपिक कैरेक्टर एंड जीनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। क्लियर? ये फिनोटाइप और जीनोटाइप कैरेक्टर शो करता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं इसके बाद। क्लियर? अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? कैपिटल टी, इसको इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आ जाएगा। अब आप ही बताओ कितने प्लांट है जो टोल है? 1, इसमें भी डोमिनेंट है तो ये भी क्या होगा? टोल होगा। ये भी टोल है और ये भी क्या होगा? टोल होगा। तो 3 क्या हुए? 3 प्लांट तो कैसे हुए? टोल हुए। 3:1। टोटल इसका क्या आएगा? 3:1, क्योंकि एक प्लांट कैसा है? रिसेसिव है और 3 प्लांट कैसे? डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब 3 तो टोल है और एक ऐसा है ड्वार्फ है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी क्या रहेगा? 4 आउट ऑफ 3 क्या है? टोल है। और टोटल 4 में से 3 तो कैसे थे? टोल प्लांट थे और 4 में से 1 कैसा था? ड्वार्फ प्लांट था। तो ये स्टूडेंट समझ आया? अब अगर जो हम बात करें आप यहाँ मैंने अभी आपको बताया जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप, ये सब क्या होंगे F2 जनरेशन में। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन थे जिसमें हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, उसमें जितने भी प्लांट्स थे वो कैसे आए? टोल होंगे। ये जितने भी प्लांट्स थे सारे टोल थे, क्योंकि डोमिनेंट वाला करेक्टर आ रहा था, कैपिटल टी आ रहा था, जिसकी वजह से सारे प्लांट्स अपने करेक्टर को शो कर रहे थे डोमिनेंट वाले को। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जब उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस मैच हुए? 3 तो बने वो कॉम्बिनेशन जो टोल थे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे बनेंगे? टोल प्लांट बनेंगे, और कम क्वांटिटी में कैसे बनेंगे? ड्वार्फ प्लांट बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ज़्यादा क्वांटिटी 3 आउट ऑफ 4 तो बनेंगे टोल एंड 1 आउट ऑफ 4 क्या बनेगा? ड्वार्फ प्लांट। क्लियर स्टूडेंट? अब आ जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? इट इज़ द टाइप्स ऑफ जीन, किस टाइप का जीन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्लियर? अब अगर जो हम इधर टाइप्स की बात करें, जीनोटाइप, एक तो ये जीनोटाइप, एक कैपिटल टी, और कोई है जीन ऐसा? नहीं है ना। तो 1 जीनोटाइप की हम बात करें यहाँ स्टूडेंट, जीनोटाइप इट इज द टाइप्स ऑफ जीन, टाइप्स ऑफ जीन। एक टाइप ये बना हुआ है, अब इस जैसा एक और है ना, 2 है और ये भी 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1:2:1। जीनोटाइप क्या है इसका? एक कैपिटल टी 1 है, स्मॉल टी भी 1 है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी है? 2 है, तो 1:2:1 जीनोटाइप है। फिनोटाइप होता है अपीयरेंस की प्लांट कैसा दिख रहा है, बाहर से कैसा दिख रहा है। तो 3 प्लांट तो कैसे हैं? टोल है, हाइट में, और एक प्लांट कैसा है? शॉर्ट है। ठीक है, तो फिनोटाइप होता है अपीयरेंस कैसी है प्लांट्स की। फिनोटाइप होता है अपीयरेंस, स्ट्रक्चर को बताता है, दैट इज 3:1, मतलब 3 प्लांट तो टोल हुए और एक प्लांट कैसा हुआ? ड्वार्फ हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके साथ ही एक थिंग और स्टूडेंट्स, अलील्स होता है। आपको पता है अब हाइट, प्लांट्स की हाइट के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है? अब जब मेंडल स्टडी कर रहा था ना कि यही टोल ये हो गया प्लांट, कुछ है ड्वार्फ हो गया, तो क्या चीज़ है जो एज सच पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही है, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, वो थिंग्स एज सच पास होती जा रही है, तो वो क्या थे? फैक्टर। क्या थे? फैक्टर।
मेंडल के टाइम में उनको क्या बोलते थे, फैक्टर, और अब हम उनको क्या बोलते हैं, जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स, जो एज सच पास होते जा रहे हैं। तो प्लांट की हाइट की बात कर रहे थे हम यहाँ। हाइट के लिए क्या होगा, एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो कौन से जीन्स थे जो प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल टी से। वैसे ही दोनों ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ क्या किया, अब ये तो कैपिटल टी तो टॉलनेस के लिए बता दिया, स्मॉल टी किसके लिए बता दिया, ड्वार्फनेस के लिए। तो एक ही जीन्स की अल्टरनेट फॉर्म होना, अब दोनों हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ही जीन है ना, ये टॉलनेस के, ड्वार्फनेस के। तो एक जीन की दूसरी फॉर्म, कैपिटल टी की दूसरी फॉर्म क्या होगी, स्मॉल टी। कैपिटल वाई की स्मॉल फॉर्म क्या होगी, स्मॉल वाई। कैपिटल डब्ल्यू की दूसरी फॉर्म क्या होगी, स्मॉल डब्ल्यू। तो इसकी अल्टरनेट फॉर्म को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज अलील्स। क्या बोलते हैं, अलील्स। द जीन सिमिलर इन नेचर, एक ही जीन्स है, सेम जीन्स की, मतलब सेम जीन क्या है, जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी जीन की अल्टरनेट फॉर्म को क्या बोला जाता है, अलील्स। क्या बोला जाता है, अलील्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो मेंडल ने जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, एक कैरेक्टर को स्टडी किया प्रॉपरली एक ही टाइम पे। फिर उसने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में तो प्लांट सारे टॉल आ रहे थे, और नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, ज़्यादातर प्लांट टॉल थे, लेकिन कुछ प्लांट्स कैसे भी आए, ड्वार्फ भी आए। क्लियर स्टूडेंट। तो जो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर जो यहाँ शो नहीं हो रहा था फर्स्ट जनरेशन में, इट कैन बी सीन इन द F2 जनरेशन। वो कहाँ देखा जा सकता है, सेकंड जनरेशन में देखा गया ना। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और जो किसके ऊपर स्टडी किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को क्या भी बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज दे स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर। क्लियर। और ये जो बना था ना सबसे पहले, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों से, दिस इज हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों से गैमेट्स आएगा, कैपिटल टी से आएगा स्मॉल टी, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। ये क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। क्लियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, वो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या आता है इसके बाद, टेस्ट क्रॉस। क्लियर स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग।